अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में 5th लेसन है, के सेकंड लास्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को देखना है। हम इन दोनों पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब भी आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी अपने इंग्लिश टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हो, तो आपने पैराग्राफ लेवल पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना है। आपने देखना है कि आप जिस राइटर को पढ़ रहे हैं, हाउ ही हैज़ स्टार्टेड दैट पैराग्राफ, यानी आपने फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ उसको बड़ी अच्छी तरह से देखना है। ऑफ कोर्स, अगर वो पैराग्राफ जिस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ नहीं है, तो राइटर अपने पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के ज़रिए अपने पैराग्राफ को लिंक करेगा उस पैराग्राफ के साथ जो आप उससे पहले पढ़ चुके हैं। एंड देन ऑफ कोर्स फर्स्ट पैराग्राफ के ज़रिए आपको आइडिया होता है कि आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो पैराग्राफ आप स्टडी करने जा रहे हैं उस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे। अमूमन राइटर्स अपने पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस वगैरह देते हैं। अगर कोई फैक्ट्स हैं तो ऑफ कोर्स वो फैक्ट्स भी फर्स्ट सेकंड सेंटेंस के बाद में आते हैं। देन इफ अ राइटर वांट्स टू यूज सम एग्जांपल इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट, तो ऑफ कोर्स ये एग्जांपल्स बाद में आती हैं। पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जो उस पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करता है। लेकिन एक अच्छा लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आल्सो प्रोवाइड्स अ हिंट कि आप उसके बाद क्या स्टडी करने जा रहे हैं। राइटर, व्हाट डज राइटर वांट टू डिस्कस इन द पैराग्राफ्स विच ही विल राइट आफ्टर द पैराग्राफ यू आर गोइंग थ्रू, यानी जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं उस पैराग्राफ के बाद वाले पैराग्राफ में आपको क्या मिलेगा। तो जब आप इस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, इस तरह की अप्रोच अपनाते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, पैराग्राफ को समझने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा विजिलेंटली काम कर रहे होते हैं और आपको उस जो पूरा पैराग्राफ है उसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर समझ आती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करना होता है कि कौन से वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स फॉर यू। डिफ़िकल्ट वर्ड्स वही होते हैं जो नए वर्ड्स हैं जिनसे आपकी पहले कोई फेमिलियरिटी नहीं है, उनके मीनिंग्स वगैरह को आपने चेक करना होता है। दूसरा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जब भी राइटर्स कुछ लिख रहे होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिखते हैं। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट आई वांट टू रिपीट इट कि आपने देखना है कि राइटर ने किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को मिक्स किया है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट हिज पैराग्राफ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सेंटेंसेस की 3 काइंड, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनका आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि जब आपका वास्ता पढ़ता है ऐसे सेंटेंसेस से जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, उनको समझने के लिए
जब आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं, ऑफ कोर्स टू अंडरस्टैंड अ सिंपल सेंटेंस इज अ लॉट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड अ कंपाउंड सेंटेंस, and to understand a compound sentence is a lot more easier to understand a complex sentence. जब आप सेंटेंसेस को इस तरह से देखने लग जाते हैं तो ऑफ कोर्स जहाँ पे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप ज़्यादा मोहतात रहते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और ये एहतियात जब आपकी हैबिट बन जाती है तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सक्सेस तकरीबन यकीनी हो जाती है, आप समझने लग जाते हैं। अच्छा, अब अगर कंपाउंड सेंटेंस है, ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज है और इन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज को किस तरह से लिंक किया गया है। अगर कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उस कम्प्लेक्स सेंटेंस में आप कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज उन को राइटर ने किस तरह से मिक्स किया है। और आप फिर एक स्टेप जो है वो आगे जाते हैं, आप देखते हैं कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं या आपकी मुताहत क्लॉजेज हैं या जिनको हम जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेज भी कहते हैं, वो तीन किस्म की क्लॉजेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, उनमें से कौन सी क्लॉज है या कौन सी क्लॉजेज राइटर ने एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ की है। तो इन सारी चीज़ों का जब आप ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो बड़ी जल्दी आप राइटर्स की टेक्निक्स को डिसाइफर करने लग जाते हैं। और जब आप राइटर की टेक्निक, डिफरेंट राइटर्स की टेक्निक्स को कंटिन्यूअसली डिसाइफर कर रहे होते हैं, आप उनको बिल्कुल डी कोड कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कोड किया है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है और इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी राइटिंग योर ओन सेंटेंसेस, आप इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे। व्हेन यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग योर ओन पैराग्राफ, आप पैराग्राफ्स, आप इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे कि कैसे आपने अपने पैराग्राफ्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को एडजस्ट करना है और किस तरह से फिर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस को यूज़ करना है विद इन योर सेंटेंसेस इफ़ यू आर राइटिंग कम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऑफ कोर्स ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज जब आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो यू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल दैट यू कैन अंडरस्टैंड all the famous forms of sentences and you can use those forms of sentences, those kinds of sentences comfortably in your own writing to communicate, to say what you want to say। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस को 2 और 3 और 4 सेंटेंसेस एट अ टाइम देखते हैं और उन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। उनमें अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग को देखते हैं कि उन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे गौर करते हैं और इसके अलावा कुछ और टेक्निकल डिवाइसेस जैसे राइटर्स डिफरेंट लिंकर्स यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को कोहेरेंट बनाने के लिए, उन लिंकर्स को भी डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा अगर जो फिगरेटिव लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का ये एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप फिगरेटिव लैंग्वेज अगर यूज़ हुई है तो आप देखेंगे राइटर ने कौन सी फेमस फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है। और थोड़ा सा एक स्टेप अगर आप और आगे जाते हैं तो आप उस वर्ड, जो राइटर ने वर्ड्स यूज़ किए हैं या जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, उनकी कॉलोकेशन को भी देखते हैं। यानी आप देखते हैं कि राइटर ने क्या कहा है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली उसका क्या मतलब है, यानी हम केनोटेड मीनिंग एंड डिनोटेड मीनिंग भी देखते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हम जो फेमस जॉनर्स हैं लिटरेचर के, उनमें भी इन पैराग्राफ्स को, इन राइटिंग्स को प्लेस करते हैं कि ये क्या है, किस किस्म की राइटिंग है जिसको हम
एट द मोमेंट डिस्कस कर रहे हैं, क्या है इसमें, इसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी क्या है, अगर इसमें कोई आयरनी यूज़ हुई है या इसमें कुछ और जैसे ह्यूमर यूज़ हुआ है या स्टायर वट एवर दैट इज़, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरह से राइटर्स इन इन फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं in order to communicate their meanings in an effective way. तो ये सेंटेंसेस आपके सामने, आप सेंटेंसेस को गौर से देखें और फिर हम इनको डिस्कस करते हैं. So far, I do not know how long I stayed up and down, increasingly fearful of being watched, summoning up my courage to take the plunge and quailing from it at the last moment. अब इस पूरे सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आई डू नॉट नो और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है. और बाकी कुछ फ्रेजेस देखें. इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें. एडवर्ब से राइटर ने शुरू किया है एंड देन एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एंड देन ऑफ कोर्स एक पार्टिसिपियल फ्रेज, या अगर आप इसे ऑफ बीइंग वॉच्ड यहाँ से देखना चाहें तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है. समनिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज, अगेन present participial phrase and quailing from it, then again एक participial phrase at the last moment, ठीक है, prepositional phrase. अब ये so far का यूज नोट करें कि इस so far को राइटर ने क्यों यूज किया है. ऑफ कोर्स ये दो वर्ड so far ये इस सेंटेंस को, जो कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, अर्लियर पैराग्राफ के साथ लिंक करते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर आप ये हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन इस क्लॉज को देखते हैं तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब आपने बताना है कि ये किस किस्म की सबऑर्डिनेट क्लॉज है. आप इसे नॉन क्लॉज बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे. ऑफ कोर्स मैं पहले डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस पे बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ. और आप इस क्लॉज का फंक्शन देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन कर रही है. इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है. तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये किस किस्म की क्लॉज है. बहरहाल आपने कमेंट्स में मेंशन करना है कि ये किस किस्म की क्लॉज है. और बाकी मैंने फ्रेजेस के बारे में बता दिया कि इसमें जो फ्रेजेस हैं और इन फ्रेजेस की कंस्ट्रक्शन आप लाजमी देखें. अच्छा, अब अगर आप इस सेंटेंस की वोकैबुलरी को देखते हैं तो स्ट्रे, डू यू थिंक अ न्यू वर्ड फॉर यू? आई डोंट थिंक. स्ट्रे का मतलब जो है वो बिला मकसद फिरना, वैंडर, हाँ, आवारा फिरना. और इंक्रीजिंगली यानी बढ़ता हुआ कोई चीज़, इंक्रीज आपको पता है और उससे इंक्रीजिंगली एडवर्ब बनाया गया. फियरफुल, इजी. समनिंग, समन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि किसी चीज़ को बुलाना, पुकारना. एंड समनिंग काफ़ी सीरियस वर्ड है. राइटर ने इतना ज़्यादा सीरियस वर्ड क्यों यूज़ किया है? टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूमरस है. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका पता चले आपको. प्लंज, टू टेक द प्लंज. प्लंज वैसे छलांग को कहते हैं. यहाँ पे क्या मतलब है? यानी वो किताबें फेंकने के लिए उसने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की. एंड कोयल, कोयल कहता है रुक जाना. बाकी इस सेंटेंस में कोई मसला नहीं है. बताया उसने, इंफॉर्मेशन क्या दिया, कई मरतबा उसने कोशिश की कि वो फेंक दे, लेकिन आखिरी लम्हे पे फिर वो रुक गया. अब देखें कि इस पूरे सेंटेंस को राइटर ने किस किस्म की लैंग्वेज यूज की है. यानी टू टेक द प्लंज, टू अकम्प्लिश समथिंग, ईडियम है ये, टू टेक द प्लंज.
तो ये ईडियम्स भी दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो आपके टेक्स्ट में ईडियम्स आते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहा करें, उनको बहुत अच्छी तरह से जहन में रखा करें, ताकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके टेक्स्ट में जो ईडियम या फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं उनमें से काफ़ी सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपने सेंटेंस बना के इस ईडियम के मीनिंग्स को क्लियर करना है। तो बहरहाल दिस इज़ समथिंग फॉर योर एग्जाम्स, लेकिन आप सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें और कैसे देखें कि ये सेंटेंस पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक कर रहा है, और देन इट इज़ आल्सो गिविंग यू अ हिंट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट दिस पैराग्राफ। तो इस टेक्निक को जब आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव बिकम अ वेरी गुड एंड एफिशिएंट राइटर, आप बहुत अच्छे और एफिशिएंट राइटर बन जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आप इसी चीज़ को कॉपी करते हैं टू राइट योर ओन पैराग्राफ्स। तो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको टेक्स्ट के साथ इस किस्म की इंटरेक्शन रखनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, वेरी स्मॉल सेंटेंस है, एक लंबे सेंटेंस के बाद एक छोटा सा, एट लास्ट आई डिड इट। अब राइटर ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया एट लास्ट का, यहाँ पे व्हाट डज इट मीन एट लास्ट? एट लास्ट आखिरकार, फाइनली, हाँ, आई डिड इट, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे द राइटर हैज़ गिवन हिज रीडर a hint that he has accomplished his task, उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब वो कैसे किया, ऑफ कोर्स आगे वो इसको एक्सप्लेन करेगा। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज विद सीड्स इन देम। अच्छा, अब देखें, इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, अब ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में राइटर ले आया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब राइटर्स इस तरह से सेंटेंसेस शुरू करते हैं कि दे ब्रिंग अ प्रपोजिशनल फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और सब्जेक्ट वगैरह को बाद में रखते हैं, तो इससे राइटर किस किस्म का इफेक्ट हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विद सीड्स इन दैम। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो सिंपल सेंटेंस, जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट सिचुएशन है, लेकिन कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस यूज करके राइटर ने इस सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी किया है। जहाँ तक ये प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, अब इन एडजेक्टिव्स को देखें कि ये किस किस्म के एडजेक्टिव हैं। पहले वाला ऑफ कोर्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप बड़ी देर से इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। सर्कुलर जैसे एडजेक्टिव है, एक बेस, वो कतारें वगैरह आप इसे समझ सकते हैं। विद सीड्स इन दैम, कि उनमें सीड्स हैं, कुछ कतारें बनाई हैं और उनमें जो है वो लोगों ने उन्होंने सीड्स रखी हुई हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग जो आगे की तरफ उभरी हुई हो, ठीक है। तो अब इस किस्म के एडजेक्टिव ऑफ कोर्स मेक वर्ड पिक्चर्स इन अवर माइंड। तो इस बात का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यू यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर नाउन्स सो दैट द रीडर्स कैन सी व्हाट दे आर रीडिंग, उनके जहन में तस्वीरें बननी चाहिए, ठीक है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस को देख लें, विद सीड्स इन दैम, इस किस्म की प्रपोजिशन, इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, ठीक है। अब ये देयर का यूज भी आपने नोट करना है कि व्हाई डू राइटर्स स्टार्ट देयर सेंटेंसेस देयर, व्हाई डू राइटर्स यूज देयर एज एन इम्परफेक्ट सब्जेक्ट ऑफ देयर सेंटेंसेस। अब ये देयर और इट जब ये एज अ सेंटेंस सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनको हम इम्परफेक्ट सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल सब्जेक्ट्स नहीं होते। राइटर बात ऑफ कोर्स प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस की कर रहा है, ठीक है, एक नाउन फ्रेज है, बट देयर से सेंटेंस को शुरू किया है। अब मैं बता दूं चलते चलते कि ये टेक्निक क्या होती है कि व्हेन राइटर वांट्स टू गिव एन आइडिया ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मोर रादर देन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, तो उस किस्म के सेंटेंसेस को राइटर देयर से शुरू कर लेते हैं। यानी सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इस बात का आइडिया देना हो राइटर ने, तो वो सेंटेंसेस को देयर से शुरू करते हैं। एक देयर के बहुत सारे यूजेस में से एक यूज ये भी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें जरा, इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, अगेन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को राइटर किस तरह से सेंटेंस के शुरू में लेके आया। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट
and hastened state for the first of these in my agony of decision. ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज है, शुरू में रखी, इसको बाद में भी राइटर लिख सकता था। लेकिन इससे क्या फायदा होता है जब आप इस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को, नाउन फ्रेज माई एग्नी ऑफ डिसीजन, अब इनके साथ इसे मिला के आप रखेंगे तो आप ऑफ कोर्स इसे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ प्रपोजिशन। अब इन एग्नी ऑफ माई डिसीजन, अब एग्नी क्या होता है? टॉर्चर, कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग वेरी डिफिकल्ट, और क्या होता है कि आप यू फील अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड, आपके जहन पे एक किस्म का प्रेशर होता है, ये उसी एग्नी, टॉर्चर ऑफ डिसीजन। अब ये ह्यूमरसली राइटर देख लो कि एक इनसिग्निफिकेंट सिचुएशन को किस तरह से सिग्निफिकेंट सिचुएशन की इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर आप थोड़ा फेमिलियर हैं लिटरेचर के साथ, यहाँ पे राइटर इज ट्राइंग टू शो हिज प्रोक्रास्टिनेशन, वो किस तरह से उसमें जो एक हेजिटेशन है टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, और किस तरह से वो इसके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। बट समटाइम्स दिस प्रोक्रास्टिनेशन, सॉरी, दिस प्रोक्रास्टिनेशन इज अ रियल थिंग, यानी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको यू हैव टू बी प्रोक्रास्टिनेट, तो आपको डिले करनी पड़ती है, आपको देर करनी पड़ती है। बहरहाल वो कहते हैं आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, किनारा छोड़ दिया, एंड हेस्टेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, यानी उन सीट्स में, वो जो सर्कुलर बेस थी उनकी तरफ जो है, पहली सीट की तरफ जो है वो चला गया। अब यहाँ पे हेस्टेंड वर्ड का यूज़ देखें कि हेस्टेंड स्ट्रेट, और ये हेस्टेंड की बजाय राइटर कुड हैव यूज्ड सम अदर वर्ब, लेकिन हेस्टेंड से उसने किस किस्म का आइडिया दिया है। ऑफ कोर्स इस वर्ब के यूज से हम एग्जैक्टली देख सकते हैं, या वी कैन इमेजिन दैट वी आर वॉचिंग समवन वॉकिंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द सीट्स, वो सीट्स में जो पहली सीट है उसकी तरफ किसी को तेजी से जाते हुए देख सकते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीड इट आई नेल्ट ऑन द सीट। अब ये एक सिंपल नहीं कहना चाहिए मुझे, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज इट हैज़ अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इन द बिगनिंग, देन आई नेल्ट, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ऑन द सीट। अब जब आप इस किस्म के सेंटेंस, नेल्ट वर्ब का यूज़ भी देखें कि नेल्ट क्यों यूज़ किया है। राइटर बोर्ड भी यूज़ कर सकता था, बेंट यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने नेल्ट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? ठीक है, ये एप्रोप्रिएट वर्ड टू कम्युनिकेट एप्रोप्रिएट मीनिंग, ये दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपने ये टेक्निक सीखनी है कि हम एप्रोप्रिएट वर्ड किस तरह से लेके आएंगे फॉर द एप्रोप्रिएट सिचुएशंस। ये एप्रोप्रिएसी ऑफ लैंग्वेज एक बहुत बड़ी स्किल है। और ऑफ कोर्स जब आप लिटरेचर को टेक्स्ट के थ्रू, सॉरी, जब आप लिटरेचर को एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ से आप देखते हैं कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स किस तरह से यूज़ होते हैं, यानी वहाँ पे आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स का आपको आइडिया होता है, और फिर उनको आप अपनी राइटिंग में या अपनी स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एंड देन लुकिंग ओवर अगेन, एक पार्टिसिपल फ्रेज शुरू में ली, आई हेजिटेटेड अगेन। क्या लुकिंग ओवर देखने पे मैं आई हेजिटेटेड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन टू वेवर, यानी हिचकिचाना, कि दोबारा फिर जो है वो हिचकिचाया। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ह्यूमरसली writer is talking about something insignificant in a very significant way, and he is using he is trying to pose himself as as an epic hero. एपिक हीरोज के पास जो है वो डिफरेंट, उनको जब कोई चॉइस करनी पड़ती थी तो वो इस किस्म की वेवरिंग उनमें कॉमन नज़र आती थी। अब ऑफ कोर्स ये समथिंग सीरियस है, हम भी वेवर करते हैं, समटाइम वी वांट टू डू समथिंग सिंपल, वी वांट टू अचीव समथिंग सिंपल, बट वी, आवर ब्रेन, आवर थिंकिंग मेक दैट थिंग
समथिंग लाइक अ बिग एडवेंचर। तो ये कॉमन सी सिचुएशन है, हम यहाँ से राइटर को रिलेट कर सकते हैं। और जब आप अपने आप को राइटर के साथ रिलेट करते हैं, वो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है रीडिंग में। वहाँ से यानी अब हम पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, ओह दिस इज लाइक मी, ये मेरी तरह से है, आई आल्सो डू थिंग्स द वे ही इज डूइंग। ये अफिनिटी बिटवीन द प्रोटैगोनिस्ट और बिटवीन द करैक्टर्स यू राइट अबाउट, उनके साथ से जो रीडर की अफिनिटी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये अफिनिटी क्रिएट करनी भी आनी चाहिए, आपको ये टेक्निक सीखनी चाहिए कि हाउ विल यू क्रिएट अफिनिटी विद योर रीडर्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं, then we will talk about those sentences the way we have talked about these sentences here. But I had reached the turning point. अब इस सेंटेंस को देखें किस तरह से ये ऊपर वाले सेंटेंस के साथ लिंक हो रहा है। और इस बात का तो आपको आइडिया होगा कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। होना चाहिए अब आपको ये आइडिया। बट का फंक्शन देखें, ये ऊपर वाले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है इसको। टर्निंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड की कंस्ट्रक्शन देखें बहरहाल। टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस को नोट करें, कोटेशन मार्क्स में इसको लिखा, व्हाट I thought savagely, under the resolute mask you show your friends, is there really a shrinking and contemptible coward? अब इस पूरे सेंटेंस को देखें कि what I thought savagely, what does savagely mean? In a very brute way, यानी दरिंदों की तरह से। हाँ, under the resolute, what does resolute mean? पुख्ता, डिटरमिन्ड। मास्क यू शो योर फ्रेंड, इज देयर रियली अ श्रिंकिंग, श्रिंकिंग सुकड़ता हुआ, पीछे हटता हुआ। हाँ, प्रोक्रास्टिनेटिंग। एंड कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल जिससे नफरत की जाए, हकारत अमेज, कावर्ड बुज़दिल। अब इस पूरे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखें। और ऑफ कोर्स राइटर यहाँ पे शो कर रहा है जो फेमसली जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि व्हेन हीरो इज इन अ सिचुएशन और व्हेन अ हीरो हैज अ डिज़ायर, तो देयर आर हिज अपोनेंट्स, और उन अपोनेंट्स और हीरोज में एक कॉन्फ्लिक्ट होती है। इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट को हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। बट देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट एज वेल, और हम उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये इस किस्म का सेंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये टेक्निक जो राइटर यूज़ कर रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को शो करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो एक गुड स्पेसिमेन है कि व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप किस तरह से करेंगे, कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। हाँ, अंडर द रेजोल्यूट मास्क, बाकी आप सारे सेंटेंस को देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स वोकैबुलरी के ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट। और ये रेजोल्यूट मास्क, इस किस्म के वर्ड क्या शो करते हैं? दे मास्क ऑफ कोर्स ये नाउन है और कंक्रीट नाउन, तो इससे हमें चीज़ों को देखने में हेल्प मिलती है, हम विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। अच्छा, इफ़ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन। अब ये फॉल वर्ड, इफ़, ये इफ़ वाले सेंटेंसेस तो आई थिंक दे आर वेरी मच क्लियर आप लोगों के लिए कि इफ़ यू फॉल नाउ, अब ये फॉल बड़ा सीरियस वर्ड है, और ये फॉल एडम एंड ईव का जो ओरिजिनल सिन है उसके साथ एसोसिएट है। अब यहाँ पे इसका यूज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से आप एपिक वर्ड्स को लेते हैं और उनको ऑर्डिनरी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं टू क्रिएट ह्यूमर। तो ये इस किस्म का फंक्शन आपने वर्ड्स का देखना है। यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, यानी कभी अपना सर नहीं उठा सकोगे अगर अब तुम नाकाम हो गए। ये फॉल का वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इस कंस्ट्रक्शन को देखें, इफ सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कि
ये किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड वर्ड विल की जगह पे मस्ट का यूज, हाँ, मॉडल वर्ड ये मस्ट क्यों यूज किया, विल क्यों नहीं यूज किया राइटर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एनी हाउ बट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, ये ऑल दिस इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जो यहाँ पे राइटर है। एनी हाउ, एनी हाउ का मतलब क्या होता है, ताहम। वट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, यानी फिर क्या होगा अगर आपको इस पे फांसी लगा दी। अब गुड गॉड, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखना, यू वर्म, अपने आप को कीड़ा कह रहा है कि तुम कीड़ा, हाँ, वर्म के मीनिंग कीड़ा। बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू गैलोज, यानी तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग भी फांसी चढ़ चुके हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स to do what they wanted to do. This is something very much humorous, लेकिन the tone of the writer, या जो tone हमें नज़र आ रही है, और the use of the words very serious, तो इससे हम हंसते हैं, we enjoy. And entertainment is one of the greatest aspect of literature. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें, फिर हम अगला पैराग्राफ ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। विद द कर्ज ऑफ डिस्पेयर, अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज को किस तरह से शुरू में, राइटर इसको बाद में यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने क्यों इसको पहले यूज़ किया, मैंने कहा इस बात पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया करो कि वाई डू राइटर्स यूज़ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शंस टू कन्वे अ सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग, किस तरह से मीनिंग वो कन्वे करने के लिए कंस्ट्रक्शंस को वेरी करते हैं। मसलन अगर इस सेंटेंस को आप इस तरह से, आई टुक अ हीव विद द कर्ज ऑफ डिस्पेयर, इस तरह से अगर ये सेंटेंस लिखा होता तो किस तरह से इफेक्ट में डिफरेंस आना था, किस तरह से इफेक्ट मुख्तलिफ हो जाना था जो इफेक्ट अब है। आई टुक अ हीव, हीव लहराना, यानी किसी चीज़ को फेंकने के लिए अपने बाजुओं को जिस तरह से मूव करते हैं उसको उसको हीव, उसके लिए हीव वर्ड यूज होता है। अब इस पूरे अभी तक जितने सेंटेंसेस हमने देखे हैं, इन सेंटेंसेस में राइटर ने किस तरह से प्रॉपर वर्ड्स यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया, और ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ दीज sentences is very much important, and you must use it when you are writing something similar to this. अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं, देन उन सेंटेंसेस को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, स्मॉल सेंटेंस, हाँ, इस किस्म के सारे सेंटेंसेस होने चाहिए वैसे तो। सिंपल सेंटेंस यानी वो बोरी थी वो सीधी गिरी। अ वास्ट स्प्लैश एक फ्रेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटर किस तरह से फ्रेजेस को एज सेंटेंसेस ट्रीट करते हैं, क्या ड्रामेटिक इफेक्ट होता है उनका। देन साइलेंस फेल अगेन, अगेन अ स्मॉल सेंटेंस, लेकिन देन का यूज देखना है कि किस तरह से देन पिछले वाले आइडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नो वन केम, अब ये 4 सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से राइटर ने इन्हें इकट्ठा लिखा है और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से नैरेटिव थोड़ी फास्ट पेस्ड हो जाती है व्हेन यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इस किस्म की कंस्ट्रक्शन लिखते चले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो इफेक्ट बोरिंग हो जाता है। अब अगला सेंटेंस देखे राइटर ने, आई टर्न होम and as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark, and subsiding at last on the ooze of the bottom, there to lie forlorn, forgotten, whilst the unconscious world of man went on. अब ये इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस को किस तरह से लेंथी किया है राइटर ने, और इस सेंटेंस को ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस के साथ ज़रा कंट्रास्ट में रखें कि हाउ दिस सिंगल सेंटेंस हैज़ मोर वर्ड्स देन ऑल द 4 सेंटेंसेस विच कम बिफोर इट टुगेदर, कि किस तरह से 4 सेंटेंसेस से ज़्यादा ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस से इस एक सेंटेंस में
वर्ड ज़्यादा है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? बहरहाल अगर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखें, एज़ आई वॉक्ड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज़ बुक्स, आई डोंट थिंक कि ये कोई इसमें कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, टोरेंट हम पहले भी देख के आए हैं, वाटर को ही बोलते हैं। एंड ये पार्टिसिपियल फ्रेजेस अगेन, सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, अगेन उसी किस्म की एक फ्रेज है। पिची बहुत ज़्यादा अंधेरा जहाँ पे होता है। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, ठीक है। ऊज दलदली सी ज़मीन, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी वो नीचे गिरेंगी और नीचे वो दलदली सी नरम ज़मीन पे हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। देयर टू लाई, फॉरलोन, फॉरलोन समवन हु हैज़ बीन फॉरगॉटन। आगे जो फॉरगॉटन इसके मीनिंग ही है जिसे भुला दिया गया हो। और पर्टिकुलरली ये लव के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन, उस वक्त आप यूज़ करते हैं यहाँ। लेकिन बुक्स के साथ इस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे यूज़ करते हैं? वाइल द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, लापरवाह दुनिया जब चलती रहती है। वेंट ऑन, गो ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपसे पूछा जा सकता है। वेंट ऑन, चलते रहना, कंटिन्यू रहना। बहरहाल ये लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का आपने नोट करना है, और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि इसके बाद वाला जो पैराग्राफ होगा, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में राइटर विल फील सैडली अबाउट द बुक्स। यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हैं कि वो उदास, क्योंकि इस पैराग्राफ में राइटर इज गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी सैड टोन। तो वो सैड टोन आखिरी पैराग्राफ में भी जारी रहेगी। हम आखिरी पैराग्राफ को देखते हैं, बिकॉज देयर आर फ्यू सेंटेंसेस इन दैट पैराग्राफ। तो हम उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को देखते हैं, और आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से नोट करना है कि किस तरह से राइटर्स अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स लिखते हैं, और उस जो टॉपिक जिस पे उन्होंने लिखा है किस तरह से उसको सम अप करते हैं। बिकॉज बिगिनिंग एंड कंक्लूजन आर द हाफ वर्क, यानी आपने बहुत अच्छा शुरू कर लिया और आपने बहुत अच्छा एंड किया, तो आपने तकरीबन आधा काम कर लिया। बाकी बॉडी वो पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो हाफ वर्क होता है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ आपको आइडिया दे देता है कि आपने क्या लिखना है, किस तरह से आपने लिखना है। और कंक्लूजन ये होता है कि जो कुछ आपने लिखा है उसको आपने सम अप कैसे करना है। तो देखते हैं लास्ट एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? बिकॉज दिस लेक्चर हैज़ गॉन फॉर अ वाइल नाउ, थोड़ी देर हो गई है, थोड़ा लेंथी हो गया, बट यू नो कि ये दिस इज समथिंग बोरिंग, but you have to undergo this boredom if you want to learn something। अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको इस बोर्डम से गुजरना पड़ता है। चलिए जी, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। Horrible bad books, poor innocent books, you are lying there still, covered perhaps with mud by this time, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides। अब इस सेंटेंस को नोट करें कि पहली नाउन फ्रेज हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, यू आर लाइंग देयर स्टिल। स्टिल, व्हाट डज स्टिल हियर मीन? खामोश, साइलेंट है। कवर्ड परहैप्स विद मड, मड आपको पता है किसको बोलते हैं? गारा, कीचड़। बाय दिस टाइम, विद ओनली अ स्ट्रे, स्ट्रे हम पहले पढ़ के आए हैं, बट व्हाट डज इट मीन? सिंगल यहाँ पे है। रैग, रैग क्या? चीथड़ा वगैरह, फटी हुई चीज। ऑफ योर सैकिंग, अब ये वर्ड सैकिंग एंड स्टिकिंग इनको नोट करने कि वर्ड क्लासेस में आप इनको कहाँ पे प्लेस करते हैं, क्या है ये? सैकिंग एंड स्टिकिंग दोनों ING पे ख़त्म हो रहे हैं,
लेकिन इनमें से एक जेरेंड है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपने बताना है कि कौन सा जेरेंड और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आउट ऑफ द स्लाइम, स्लाइम किसे बोलते हैं? अगेन मड है। इनटू द ओपेक, ओपेक क्या होता है? through which things are not clearly visible but they are visible to some extent है। opaque brown tides, इस सेंटेंस को नोट करें। नेक्स्ट देखिए, अब बुक्स के उनके नाम कुछ राइटर ने बताए हैं कि कौन कौन सी बुक्स थी। विच ही थ्रू इनटू वाटर, ओर्स टू डियाना, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on a first glimpse of Venus. You lie there in a living death, and your fate is perhaps worse than you deserved. अब ये जिस तरह से राइटर ने इस पर्टिकुलर ऐसे को एंड किया है, इस तरह से एंड करने का रिवाज एपिक्स के साथ था, और इसको इसके लिए इस किस्म की एंडिंग के लिए एक ख़ास टर्म यूज़ होती है, उसे अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। अपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है कि उन जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, स्पेशली आफ्टर इट्स डेथ। जब हीरो या कोई इम्पोर्टेंट पीपल एपिक में मर जाते हैं तो उनको एड्रेस किया जाता है, उसको अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी आर्टिकल को एंड करते हैं, किसी टॉपिक को एंड करते हैं, और ये एपिक से ये स्टाइल आया है, और राइटर ने इस पूरे ऐसे को काफ़ी एपिक लाइक इन्वायरमेंट में लिखा है कि एपिक की तरह से लिखा है हमें। और एपिक, इसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एपिक क्या होती हैं। एपिक बड़ी फेमस टाइप ऑफ राइटिंग है जिसमें राइटर स्टोरी देता है, स्टोरी बताता है पास से, अबाउट ग्रेट पीपल, अबाउट ग्रेट थीम्स, अबाउट ग्रेट सर्कमस्टेंसेस इन अ ग्रेट स्टाइल। तो यहाँ पे भी दो राइटर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग इनसिग्निफिकेंट, लेकिन उसका इस सारी सिचुएशन के बारे में बात करने का स्टाइल जो है वो एपिक लाइक है। तो इस अपॉस्ट्रॉफी को आप देखें कि राइटर ने किस तरह से इन दो सेंटेंसेस में अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया है, अपॉस्ट्रॉफी की टेक्निक को यूज़ किया है। ये लास्ट सेंटेंस, जब ये सेकंड सेंटेंस का लास्ट पार्ट, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की ये सिग्निफिकेंस है। ये फ्रेज, ये क्लॉज है। हाँ, एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व्ड, यानी तुम्हारी तकदीर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे शायद बुरा है जिसके तुम मुस्तहिक थे। अब क्या होता है कि इन एपिक्स और इन ग्रेट स्टोरीज हीरो और हीरोइन और सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स कमिट सम मिस्टेक एंड देन दे आर पनिश्ड फॉर दैट मिस्टेक। लेकिन उनकी पनिशमेंट उस मिस्टेक की निस्बत बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा सवेयर होती है कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये ट्रेजिक किस्म के नोट पे इसको ख़त्म किया है। एंड ट्रेजेडी इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेट एलिमेंट ऑफ एन एपिक। बहरहाल ये था आपका 5th लेसन, आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th लेसन आपका शुरू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम वहाँ पे भी ये सारी की चीज़ें देख रहे होंगे। हम वोकेबलरी को देख रहे होंगे, वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। देन हम डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से राइटर पूरे टॉपिक को डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इससे हमें आइडिया होता है कि हमने अपने टॉपिक्स को किस तरह से ब्रेक करना है इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। एंड देन पैराग्राफ्स ऑफ कोर्स दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सेंटेंसेस। डिफरेंट सेंटेंसेस पैराग्राफ में राइटर्स यूज करते हैं, और उन सेंटेंसेस में ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रेजेस, डिफरेंट क्लॉजेज होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कहीं पे कोई फिगरेटिव
लैंग्वेज यूज़ होती हुई मिलेगी, फिगर ऑफ स्पीच होते हुए यूज़ होती हुई मिलेगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके, आप को इस बात की कंप्रीहेंशन हो सके, आप इस बात को समझ सकें कि कैसे आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज को टू कम्युनिकेट मीनिंग्स के मीनिंग कम्युनिकेट करने के लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल होती है। मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।